हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग बीएससी के ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का लेक्चर 2 पे बात करेंगे। मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। नहीं, इनफॉर्मल जानते हैं आप लोग क्या होता है फॉर्मल? इस पर आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए, मैं अनवर सर, अनवर कॉमर्स क्लासेस मिशनपुरा मुजफ्फरपुर से। और जिन लोगों को वीडियो मिल रहा है लगातार, फिर धन्यवाद। आप इसका शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चे को भी मिलेगा। और एजुकेशन, अब एग्जाम आने वाला है तो आप लॉकडाउन में पढ़ के बच्चा इसका लाभ उठा सकता है स्टूडेंट लोग। तो आप लोग शेयर जरूर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए ताकि उनको भी एजुकेशन फ्री में, इसका कोई पैसा लगता नहीं, फ्री में पढ़े और लाभ उठाए। अगर आप हमारे यहाँ कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो गौशाला मस्जिद चौक में संपर्क करें, मेरा लिंक में नंबर दिया हुआ है, नंबर पर संपर्क करें और क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रीवियस चैप्टर मैंने बताया था कि वो ऐसा कोई काम जो 2 से 4, 5, 6 माने मोर देन 1 पीपल्स अगर मिलते हैं और उनका ऑब्जेक्ट एक होता है, उस काम को संगठनात्मक काम हम लोग करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का 2 टाइप होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसका दूसरे के अनुसार छोड़ के मेरे विचार में सोचनी है तो ये मेरा डिफिनेशन है कि वैसा काम जिसका पहले कोई योजना नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है, कोई लिखित प्रारूप नहीं होता है, एट रैंडम वो काम हो जाता है, उसको अनौपचारिक कहेंगे। क्या कहिएगा? अनौपचारिक। बहुत गर्मी है यार। और वैसा काम जिसके बारे में पहले प्लान किया होता है और उसी के अनुसार काम होता है तो उसको हम लोग औपचारिक कहेंगे। अब समझ गया औपचारिक और अनौपचारिक का डिफरेंस? जैसे आप कोचिंग के लिए निकलते हैं, चलिए अनवर सर के यहाँ पढ़ के आते हैं आज। अब कोचिंग है, रास्ते में किसी एक्सीडेंट हो गया, आप देखते हैं आपको बर्दाश्त में, चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अपना कोचिंग छोड़ दिए, 5 बच्चे थे वो लेकर उसका इलाज कराने लगे। ये भी तो काम हो गया ना, किसी की जान बचाना अच्छी काम है। तो ये आप सोच के नहीं आते कल चलेंगे तो फलाने जगह किसी एक्सीडेंट होगा तो बचाएंगे, ये अनौपचारिक काम हो गया। मगर जब आप सोच के चलते हैं तो ये औपचारिक वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं औपचारिक काम पे, औपचारिक संगठन के बारे में। औपचारिक संगठन होता क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कहता है क्वेश्चन में कि एक राइटर है जिसका नाम है रोथेलिक्स एंड डिक्सन के अनुसार, याद रखिए केवल डिक्सन के अनुसार, डिक्सन महोदय ने कहा कि औपचारिक संगठन से आशय मानवीय अंतर संबंधों के ढंग से है जिसकी व्याख्या प्रणालियों, नियमों, नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के संबंधों के द्वारा की जाती है। आपको याद इतना नहीं रहेगा, हर्बर्ट साइमन का परिभाषा याद रखिए। हर्बर्ट साइमन कहा कि औपचारिक संगठन में अमूर्त एवं बहुत कुछ अस्थायी नियमों का समावेश होता है जो प्रत्येक सहभागी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी आप ये लिखने के बाद आप मेरा डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि वैसा संगठनत काम जिसका रूपरेखा का प्रारूप कार्य से पहले निर्धारित की गई हो, उससे हम लोग औपचारिक संगठन कहेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आगे आएगा कि औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखिए। इसकी विशेषता लिखिए। पहला विशेषता इसका निम्नलिखित है। यह विशेषता पहला क्या हुआ कि औपचारिक संगठन की व्यवस्था स्वेच्छा से चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। नहीं, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले निर्धारित होता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता है, हम स्वेच्छा से करते हैं। दूसरा, इसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्य और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है और साथ ही साथ उनकी सीमाएं भी निर्धारित होती हैं। कौन सा अधिकारी कौन सा काम करेगा ये निश्चित होता है। 3 नंबर में इसमें सत्ता का भरारपन ऊपर से नीचे को, भरारपन का मतलब होता है कि अपना अधीनस्थ को देखना, नहीं तो ये ऊपर से नीचे को, सत्ता का हस्तांतरण नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे होता है भरारपन। डेलीगेशन समझते हैं, जिसको प्रत्यायोजन कहते हैं, इसको समझना होगा। चलिए वो भी किसी दिन समझाएंगे। जैसे कुछ किसी मान लीजिए कि बॉस को जाना है, डीएम को जाना है, सीधे निकलेगा, निकल देगा, स्टाफ का काम है बंद करना। अब स्टाफ को भी जाना है तो नहीं कहेगा सर हम 29 तारीख को नहीं रहेंगे, आप घर साफ कर लीजिएगा। वो डीएम खुश हो जाएगा, तो वो नहीं रहना है, अलाउ हुआ छुट्टी, बाहर जाओ, बस इतना ही काम कर सकता है। तो चौथा है
इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। आदेश की एकता पालन इसलिए होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड एक व्यक्ति के पास होता है, एक ही व्यक्ति सबको कमांड करता है। इस संगठन के सदस्यों के मध्य पूर्ण और व्यक्तिगत संबंध होते हैं, लोग अव्यक्तिगत संबंध में होते हैं। आगे इस संगठन चार्टों का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर में इस प्रकार संगठन अव्यवस्थित को आधार बिंदु मानकर चलता है और आपस में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और आदेश, नीति, नियम, पद्धति, आचार व्यवस्था आदि का इसमें पालन किया जाता है और यह काम क्रमबद्ध ढंग से होता है। चलिए, तो इस प्रकार से आप इसकी विशेषता को सुन लिए। कॉपी में वीडियो रोक रोक इसको लिखते चलिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए, तो संगठन चूंकि ऑर्गेनाइज वे में करता है, इसके कुछ लाभ भी होंगे। तो क्वेश्चन इसके लाभ निम्नलिखित है। पहला, इसे प्रत्येक अधिकारियों को अधिकार, कर्तव्य, दायित्व को स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है, इनका सीमा भी निर्धारित रहता है। नेक्स्ट है कि काम लोग निष्पक्ष रूप से करता है। इसमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन सुविधा से की जाती है, अतः कुशलता को ध्यान रखा जाता है, आदमी स्किल पूर्वक काम करता है। टाल मटोल की भावना को समाप्त किया जाता है और यह काम क्या होगा, यह टाल मटोल की माने काम नहीं होगा, काम को ठीक से किया जाएगा तो लोग जो है काम उसको सरल ढंग से, आसानी से, इजी वे में करेंगे। आगे है, इसमें विशिष्टीकरण के लागू होने से इसके लाभ इसके प्राप्त होते हैं। विशिष्टीकरण होगा तो काम अच्छा होगा, वेस्टेज कम गिरेगा नहीं। आगे, अपेक्षाकृत अधिक निश्चित और अस्थायी काम होता है और यह नियंत्रण रहता है हेड ऑफिस का। चलिए, एक इसको हम बता देते हैं, औपचारिक संगठन के दोष। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इस गुण को बताएं, और डिफरेंस पूछता है। आइए, इसको हम दोष को भी कुछ आपको हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके दोष क्या है, पहले लिखिए क्वेश्चन में। औपचारिक संगठन के मुख्य दोष यानी मेन डिमेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। क्या डिमेरिट है इसका, पहला देखिए। इसका फर्स्ट डिमेरिट है आपको कि औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें यांत्रिक रूप से कार्य किया जाता है और मानव तत्व की अवहेलना की जाती है। परिणामस्वरूप कार्य करने में व्यक्तिगत शक्ति समाप्त हो जाती है। ये कह रहा है कि अनौपचारिक संगठन में लोग को मशीन की तरह काम लिया जाता है, जिससे उस काम के प्रति जो अट्रैक्शन है, रुचि है, वो कम हो जाएगा। और जरा ये बात दोस्त में लिखना है तो आपको लिख सकते हैं। सेकेंड लिखना है, इसमें संगठन में नौकरशाह पनपती है, यानी लाल फीता शाह का बोलबाला होता है। आगे, यह संगठन अनौपचारिक संदेश वाहन में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसमें समन्वय स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी तनिक भी झुकने को तैयार नहीं होता है और इसमें सत्ता के दुरुपयोग की भावनाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, ऐसे संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति नियमों एवं आदर्शों के इस प्रकार से गुलाम बन जाते हैं कि सामाजिक समन्वय की भावना वो भूल ही जाते हैं। देखिए, इसमें दृढ़ता विकसित होती है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी यानी परिवर्तनशील का अभाव हो जाता है और विशिष्टीकरण के दृष्टिकोण तंग हो जाते हैं इत्यादि। पैराग्राफ के लिखेगा कि इसके दोष गुण की अपेक्षा काफी कम है, अतः हम कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन ज्यादा से ज्यादा गुणात्मक है। आइए आगे हम बात करते हैं अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन का ठीक विपरीत है, ठीक उल्टा है उसका। संस्था में औपचारिक रूप में कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य जब औपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो इन संबंधों के कारण औपचारिक संगठन का जन्म लेता है। एक राइटर है प्रोफेसर कीथ डेविस, नाम सुने होइएगा, कीथ डेविस। इन्होंने कहा कि औपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है। स्वाभाविक है, मैंने क्या बताया कि अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है, नहीं उसमें न पैसा लगता है न उसमें पहले से प्लान करना पड़ता है। तो यह यहाँ पर जब प्लान नहीं होगा, पैसा नहीं लगेगा, तो यह खुद का अट्रैक्शन होगा, यानी सामाजिकता का भाव ज़्यादा होगा। यहाँ जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ देखिएगा कि शादी ब्याह या श्राद्ध में कोई भोज होता है तो कोई लोग आ जाते हैं, हम लोग फ्री में पानी बांटते थे, बच्चा में सियाना हुआ दाल बांटते हैं, चावल बांटते हैं, लोग खिलाते हैं, नहीं। तो ये अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन है। और कोई चचा आपके यहाँ काम में दाल बांटे के, चचा कै गो रुपया दे दे आपको, तो वो आपका माथा फोड़ देगा, अगला दिन नहीं आएगा, ऐसा बात किसी को नहीं कहिएगा। चलिए, तो आइए अनौपचारिक संगठन के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। दोष तो भयानक एक आध दो दोष हम बताएंगे।
इसके गुण होता है कि औपचारिक मुख्य विशेषता पर लिख लीजिए। अनौपचारिक संगठन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषता, अनौपचारिक संगठनों का निर्माण स्वतः और अपने आप हो जाता है और इसमें कोई विशेष काम नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, ये सामाजिक संगठन होते हैं और जिसका स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में, अनौपचारिक संगठनों का निर्माण सामाजिक सामूहिक रीति रिवाजों, धार्मिक, जाति, भाषाओं, स्वभाव, विचार, परंपराएं, मिले जुले सबका एक असर होता है, इसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन संपूर्ण ढंग पर आंतरिक भाग है। 5 नंबर में, इसमें अपने नियम, प्रणाली, पद्धति, परंपरा आदि का पालन किया जाता है। 6 नंबर, प्रबंध के सभी स्तरों पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान होते हैं। यह स्वभाव से परिवार समाज की बनावट पर निर्भर करता है। अनौपचारिक संगठन में पदों की क्रमबद्धता नहीं होती है, नहीं, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं होता नहीं। हम लोग भोज में देखते हैं दाल बांटने वाला आदमी दाल ला के फिर चावल ही बांट देता है ना, इससे कोई बॉस नहीं होता है। आइए इसे कुछ दोष देख लेते हैं। कभी आप सुनी हुई है कि मूंग ने किसी आदमी को मार दिया? नहीं, हल्ला होता है बच्चा चोर बच्चा चोर बच्चा चोर, 100 आदमी का एक ही मोटो होता है बच्चा चोर को मार। तो कभी कभी इसका बहुत बड़ा दोष होता है कि भीड़ के पास अपना दिमाग होता नहीं है और वो कुछ ऐसे गलती कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो इनका सबसे बड़ा दोष ये है। और औपचारिक संगठन भीड़ प्रवृत्ति यानी मोह को बढ़ाता है। ये संगठन अफवाह फैलाते हैं जिसके कारण लोगों में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न होता है। ये संगठन प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों तथा उत्पादन वृद्धि के प्रयासों का विरोध करता है। ये संगठन कभी कभी विनाशकारी स्वभाव के होते हैं और अनौपचारिक समूह एवं संगठन के उद्देश्य में सर्वागम न होने के कारण पारस्परिक मनमुटाव पनपता है इत्यादि। तो चलिए, इसके मैंने गुण बताए और दोष बताए। बच्चों एक क्वेश्चन लिख लीजिए। जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक या अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। तो आइए इस अंतर को आज मैं समझा देता हूँ। बहुत पसीना चल रहा है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना। आपका कर्तव्य बनता है कि शेयर आप जरूर करें और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाएं। आइए, तो अंतर के आधार है, पहले लिखिए उत्पत्ति। और आइए पहले आपको बोलते हैं औपचारिक संगठन में कहता है इसकी उत्पत्ति अधिकारियों के प्रत्यायोजन से होती है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन। ठीक है, ये किसकी उत्पत्ति से होगा? ये डेलीगेशन होगा। इसमें ऊपर से नीचे पता है ना, भराड़पन ऊपर से नीचे होता है। इसका डेलीगेशन में अधिकारों का सोपान किया जाता है, दूसरे को दिया जाता है। और औपचारिक की उत्पत्ति पारस्परिक सामाजिक संबंधों से होती है। यानी कह सकते हैं कि फॉर्मल का यानी औपचारिक का संगठन एक रूल्स के मुताबिक होता है, अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः हो जाता है। उद्देश्य, औपचारिक संगठन का उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और अनौपचारिक क्या होता है, सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। 2 लिख लीजिए। तीसरा, सदस्यों का संबंध। औपचारिक में सदस्यों का संबंध और व्यक्तिगत संबंध होते हैं। क्या होता है? और व्यक्तिगत संबंध होते हैं। उसमें क्या होता है? अनौपचारिक में व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसको आप बुलाते हैं वही आता है। आकार, अनौपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा, औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा होता है। अनौपचारिक संगठन का संबंध अपेक्षाकृत छोटा होता है। नेक्स्ट है नियम, अधिकार और कर्तव्य। अंतर्धार क्या लिखेंगे? नियम, अधिकार और कर्तव्य। तो इसमें मैंने औपचारिक संगठन में नियम, अधिकार, कर्तव्य आदि सभी लिखित रूप में होते हैं। उसमें लिखित मौखिक का सवाल ही नहीं है, लोग सुनते हैं उसको दौड़ जाते हैं। आगे, सत्ता का प्रवाह, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। औपचारिक में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है। भराड़पन ऊपर से, सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है। उसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं होता बल्कि समतल होता है। ठीक है। आगे, अस्थायित्व। ये संगठन मतलब औपचारिक संगठन अधिक अस्थायी और लंबे समय के लिए होते हैं। अनौपचारिक संगठन कम अस्थायी और कम समय के लिए होते हैं। स्थापना, औपचारिक संगठन की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से कैसे होता है? योजनाबद्ध तरीके से होता है। और अनौपचारिक संगठन की स्थापना नहीं की जाती बल्कि यह स्वतः हो जाता है। आगे, संगठन चार्ट का उपयोग। कहता है औपचारिक संगठन का प्रदर्शन उसके चार्टों को सहायता से किया जाता है और अनौपचारिक संगठन में चार्ट की मदद नहीं ली जाती है। क्षेत्र, अंतर्गत क्या लिखेंगे? क्षेत्र। पहला में
औपचारिक संगठन का क्षेत्र व्यापक होता है और अनौपचारिक संगठन का क्षेत्र अपेक्षाकृत मान तुलना करना औपचारिक से थोड़ा छोटा होता है। तो चलिए ये इसका डिफरेंस रहा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। लिख लीजिएगा औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, वो बताएंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संगठनात्मक संरचना। संगठनात्मक संरचना को बहुत जरूरी समझना कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता क्या है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए चैप्टर से क्वेश्चन बता रहा था मैं। भरारपण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर आगे मैं पढ़ाऊंगा। डेलीगेशन चैप्टर, हर चैप्टर को ठीक ठाक से बता देंगे ताकि आप समझ जाइए। तो नेक्स्ट आपको डेलीगेशन पर वीडियो मिलेगा, आज देख लीजिए कैसा लगा जरूर मैसेज कीजिएगा। और कल आपको मैं डेलीगेशन पर वीडियो बना के दूंगा और डेलीगेशन के बारे में जो भरारपण कहते हैं, अधिकार का सोपान क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डेलीगेशन यानी भरारपण, इसके लाभ भी है और इसके दोष भी है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एकदम थैंक यू। और आप लोग आगे शेयर जरूर करें, जरूर से जरूर करें। थैंक यू।